आप सभी को थोड़ी बहुत सूचना होगी, वैसे मैं बहुत बार ही बात बोल चुका हूँ आप सभी के लिए। पहली बात, अभी उस दिन पहले मैंने कहा था क्लास में कि विद्यालय में अगर आप केवल पढ़ने के लिए आते हैं तो मत आइए, क्योंकि कॉलेज या स्कूल केवल पढ़ाई के लिए नहीं होता। वी लर्न सेवरल थिंग्स हियर, और शायद इस बात को सरकारें भी समझती हैं, इसीलिए कोई बात जब पूरी जनता तक पहुंचानी होती है तो वो स्कूल या कॉलेज को माध्यम बनाते हैं। और दूसरी बात जो मैं कहता हूं बार बार कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपकी सोसाइटी में, आपके देश में, इस दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको सूचना रहनी चाहिए। आप थोड़े अवेयर होने चाहिए, एंड फॉर दैट यू मस्ट वॉच सम न्यूज चैनल्स। आज उसकी भी थोड़ी बात करेंगे। अभी जो 22 अप्रैल को दुर्घटना घटी देश में, जो अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बारे में आप सभी को पता है। कई बार क्लासेस में मैं रशिया यूक्रेन के युद्ध की चर्चा कर चुका हूं। 12वीं वाले स्पेशली इससे थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे। आपने पहला चैप्टर पढ़ा है द लास्ट लेसन, आपने पेब्लो नेरुदा की पोएम पढ़ी है कीपिंग क्वाइट। उन दोनों के एप्लीकेशन का समय है आज। द लास्ट लेसन वो चैप्टर था जिसमें आपने ये जाना कि कब सिचुएशन कैसी हो जाए किसी को नहीं पता। उस समय मैंने वो कोट किया था ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। उसी कॉन्टेक्स्ट में बात ये करनी थी कि जो पहलगाम का अटैक हुआ था तो उसमें भारत सरकार ने पूरी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और उसी के क्रम में सिंधु नदी का जो समझौता था उसको भी कुछ समय के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। जो पानी देश से जाता था पाकिस्तान को रोक दिया गया है, और तमाम स्ट्रेटेजिकल चीजें हो रही हैं। इसी क्रम में अभी आज सुबह का मतलब जो 4 बजे से पहले का जो समय उसकी बात कर रहा हूं मैं, लगभग 2-3 बजे के आसपास भारतीय सेना ने एक स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है पीओके में और पाकिस्तान की कुछ जगहों पर, 9 जगहों पर। और वहां पर कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिस पर यह आरोप था कि वहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जा रही थी, उस पर अटैक हुआ है और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अगर अवगत ना हो तो घर जाकर के पता करिएगा। तो ये तो रही बात सेना की। तो जब आप कहीं अटैक करेंगे तो सामने वाला डिफेंड करने के साथ साथ रिटेलिएट भी करेगा, यानी वो प्रहार भी करेगा। तो इन सच केस, एक तो है कि जब युद्ध की संभावना होती है या नहीं भी होती है तो जो हमारी सेनाएं हैं वो समय समय पर युद्धाभ्यास करती रहती हैं कि इन केस कभी युद्ध हो तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिटेलिएट करेंगे, कैसे अपना काम करेंगे। अब वहां एक जिम्मेदारी ये बनती है कि जो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सेना में जाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो लड़ ही रहे हैं। एक आम नागरिक होने की हैसियत से, एक नागरिक होने की हैसियत से हमारी क्या जिम्मेदारी है। कोई लड़ाई लड़ रहा है बॉर्डर पर, ठीक है, हम नहीं जा रहे बॉर्डर पर, लेकिन हम जहां पर हैं वहां पर हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए, उसके लिए तैयार कराने के लिए देश के गृह मंत्रालय ने, चूंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला जहां पर आता है वहां पर गृह मंत्रालय का काम आ जाता है, होम मिनिस्ट्री का काम आ जाता है। देश का जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से यह आदेश आया है कि पूरे देश के 244 जिलों में क्या कराया जाए, सिविलियन डिफेंस मॉक ड्रिल। अब ये टर्म ऐसा है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। सिविलियन शब्द सिविल से बना है, जो नागरिक की बात करता है, यानी नागरिक होने का क्या, डिफेंस क्या होता है। जो लोग थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेलते होंगे, वॉलीबॉल वगैरह, तो जानते हैं कि उसमें एक अटैक होता है, एक डिफेंस होता है। जब आप थ्रो करते हैं तो वो अटैक होता है, या स्मैश करते हैं तो वो अटैक होता है, और
डिफेंस क्या होता है? जब आप रोकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जब कोई गोल रोक रहा होता है खिलाड़ी, खास करके फुटबॉल वगैरह में, कोई एक गोल कर रहा होता है, दूसरा उसको रोक रहा होता है। तो अटैक जितना जरूरी है, डिफेंस भी उतना ही जरूरी है। तो एक सिविलियन के नाते हमारी डिफेंस की क्या स्ट्रेटेजी है? मतलब हमारे हाथ में कोई वेपन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, ना ही हम कोई लड़ाई सीधी लड़ रहे हैं, लेकिन इन केस अगर वैसी स्थिति बनती है, ऐसा माना जा रहा है, अब इसे डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि ये होगा ही, लेकिन इन केस अगर हो जाए तो सिविलियन की क्या जिम्मेदारी है, जो आम नागरिक हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? सिविलियन डिफेंस मॉक ड्रिल। मॉक क्या होता है? छद्म। छद्म का मतलब वो रियल का नहीं होगा, वहां पर हम क्या करेंगे? ऐसा मानेंगे कि अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए। और ड्रिल का मतलब वो आपके अभ्यास से है, प्रैक्टिस से है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि एज वी नो टुडे इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का युग है, और जो आज के समय में सही सूचना प्राप्त करके बैठा है, समझो वो पावरफुल है, समझदार है। बट एट द सेम टाइम ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह से सूचनाएं फैलाई जाती हैं, उसी तरह से आज के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैलता है, फेक न्यूज बहुत फैलती है। जब जैसी सिचुएशन होती है उसके आधार पर कोई जो है फेक नोटिस जारी कर दी जाती है, फेक सूचना जारी कर दी जाती है, फेक न्यूज चला दिया जाता है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अफवाह बहुत तेजी से, खास करके ऐसे समय में अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। आप सब शायद कुछ लोग अवेयर होंगे, मोहन उचवा के बारे में सुना होगा आपने। एक वो दौर था जब ये पूरे मतलब सोसाइटी में ये बात थी कि रात में जो लोग छत पे सोते हैं, कोई मुंह नोचवा आता है, मुंह नोच करके चला जाता है। इस डर के मारे हजारों लोग छत पर सोना बंद कर दिए। तो वो अफवाह थी। तो ऐसी तमाम अफवाहें हो सकती हैं। होता क्या है, जब कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, उसका एक पॉइंट कोई, उसमें कुछ सच बात होगी, कोई फैक्ट होगा, बाकी चीजें झूठ होंगी, आप समझ नहीं पाते, आप बाइफरकेट नहीं कर पाते, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत से, क्या सच है क्या झूठ। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो है अफवाहों से बचने की। और इवन अभी जो मैं बता रहा था कि पूरे देश में 244 जिलों के लिए ये निर्देश आया है। उन 244 जिलों में उत्तर प्रदेश के 19 जिले हैं। इवन कल मैं सर्च कर रहा था कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले, किसी न्यूज के वेबसाइट पर 17 जिले दिखा रहे हैं, कहीं पर 18 दिखा रहे हैं, कहीं पर 19 दिखा रहा है। तो अब देखिए छोटी सी बात है, लेकिन वहां पर भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। तो 19 जिले हैं, 19 जिलों में से एक जिला जो है वो ए कैटेगरी में है, 2 जिले बी कैटेगरी में है, बाकी के सी और डी कैटेगरी में है। मॉक ड्रिल के लिए ऐसा डिसाइड किया गया। बट राज्य के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, डीजीपी, हमारे यहाँ के डीजीपी यूपी के हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार का बयान आया है कि निर्देश तो 19 जिलों के लिए है, लेकिन राज्य सरकार ने पूरे राज्य में मॉक ड्रिल कराने का निर्णय लिया है कि पूरे राज्य के लोग अवेयर हों। तो आपको बता दूं, जो 19 जिले हैं उस 19 जिलों में गोरखपुर भी है, यानी यहां पर भी मॉक ड्रिल होना है। और ये बाकायदे निर्देश है कि विद्यालयों में भी ये कराया जाए। उसमें कराने का ये था कि कुछ लोगों को वॉलंटियर बनाया जाए, जैसे कुछ लोग एनसीसी जिन्होंने किया हो, जिन्होंने एनएसएस किया हो, या जो स्काउट गाइड, तो आप में से ज्यादातर जो पुराने बच्चे हैं सब स्काउट गाइड की ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो उसमें आपको सिखाया गया होगा आपदा प्रबंधन, कि आपदा के समय में कैसे अपने आप को सुरक्षित किया जाए। तो सुरक्षित तो बाहरी प्रहारों से जो करना है वो तो बात की बात है, जो आंतरिक प्रहार है या जो इस तरह की चीजें, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत सूचना जितना नुकसान हमें पहुंचा सकती है, शायद उतनी कोई वेपन से वो चीज नहीं होगी। यहाँ पर मैं शुभम सर की एक बात को कोट करना चाहूंगा। हमारे ट्रेनिंग के दौरान एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी कि एक दौर था जब लड़ाइयाँ जमीन से लड़ी जाती थी। उसके बाद समय आया, लड़ाई जो है कभी पहले पानी में लड़ाई होती थी, फिर जमीन पर होती थी, फिर हवा में, है ना, जो वायुसेनाएं लड़ाइयाँ लड़ती हैं। आज का जो दौर है वो घर बैठे साइबर स्ट्राइक होता है। लोग जो है साइबर क्राइम कर रहे हैं, घर बैठे आप लुट जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, फिर भी पता चलेगा अच्छा
किसी को तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको जान से मार ही दिया जाए। अगर उसका पैसा खत्म कर दिया जाए, उसके पानी जो पानी पीने की व्यवस्था है उसको रोक दिया जाए, बिजली की सप्लाई रोक दी जाए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर उस पर रोक लग जाएगी तो अपने आप हमारी व्यवस्था चरमरा जाएगी और हम टूट जाएंगे। तो मतलब ये जागरूकता इसलिए जरूरी है कि कोई फेक न्यूज, कोई जो है गलत इंफॉर्मेशन, या घर बैठे वही जो मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आपकी किसी एक असावधानी से चीजें गड़बड़ हो जाएं। बहुत तरह की बातें हैं। साइबर क्राइम की बात अगर की जाए तब उस पर ऑलरेडी बहुत लंबा चला जाएगा। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आजकल अगर आप लोग मोबाइल फोन वगैरह यूज करते होंगे, व्हाट्सएप पर कभी कभी अननोन नंबर से हाय आ जाता है, हाय या हेलो आ जाता है। आप थोड़ा सा डाउट करते हैं कोई परिचित है क्या, सोचते हैं रिस्पॉन्स करके देखिए क्या है। जैसे आप हाय का हेलो का जवाब देते हैं, अगला मैसेज आता है आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, पार्ट टाइम जॉब का आपको ऑफर दिया जाता है। मतलब आपको लगता है कि आपको घर बैठे नौकरी मिल रही है। ये एक उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण। कॉल्स वगैरह भी आते हैं, या कई लोगों को मेल पर बाकायदे मैसेज आता है कि जो है आपका सिलेक्शन हो गया है और इतने करोड़ रुपए मिलने वाले हैं आपको, बस आपको ये करना है, कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं 10-20 हजार रुपए, और उसके बाद आपकी चीज आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये जान लीजिए कि आज का जो समय है, ये दौर ऐसा है कि कोई मुफ्त की एक कप चाय नहीं पिलाता आपको बिना किसी पर्पज के। तो घर बैठे कोई आपको नौकरी दे रहा है, घर बैठे कोई आपको लुभा रहा है, तो उससे बचने की जरूरत है। किसी भी तरह के लोभ से बचने की जरूरत है। अपने आप को सिक्योर करना बड़ा जरूरी है। चीजें अगर समझ में नहीं आती, कि अगर पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकत कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान तो खैर साइबर क्राइम में भी काफी आगे है, वहां के लोग काफी इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल लड़ाइयां उस स्तर पर लड़ी जाएंगी, इस स्तर पर भी लड़ी जा सकती हैं। उसके लिए भी तैयार रहना है। खुद जागरूक रहिए, घर वालों को जागरूक कराइए। ऐसा कोई केस आता है तो पहले खुद समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए तो किसी समझदार व्यक्ति से बात करके उसको क्लियर कीजिए। चीजों को छुपाने की जरूरत नहीं है। कई तरह से ब्लैकमेल भी किया जाता है, कई बार लोग फंस जाते हैं। खैर, ये तो बात हो गई मिस इन्फॉर्मेशन की, अफवाहों की। इससे बचना है। और इन केस अगर ऐसी कंडीशन बनती है जहां पर आपको ज्यादा सजग होने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर सलाह यह दी जाती है कि आप न्यूज चैनल्स कम देखें। न्यूज चैनल्स कौन से देखें? अगर देखना है तो समय समय पर आप सरकारी न्यूज चैनल देखिए। डीडी न्यूज देख सकते हैं, रेडियो पर ऑल इंडिया रेडियो का टेलीकास्ट देख सकते हैं। बाकी न्यूज चैनल्स को देखना अवॉइड करिए। ये सीख आपको वहां से लेनी चाहिए। अभी कोरोना जब आया था, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सबकी उम्र लगभग 4-5 साल कम रही होगी। 2020 के आसपास, 25 चल रहा है ना। तो कई ऐसे भी होंगे जिनको बहुत चीजें याद नहीं होंगी। जिनको चीजें याद होंगी, जो कभी शहर में फंसे होंगे, वो जानते होंगे कि वो दौर कैसा था। जब कोरोना आया था तो कैसे कई चीजों पर रोक लग गई थी। आपको घर से बाहर निकलने पर रोक लगी थी। आपको अपने मार्केट में जाना था, वहां पर आपको डंडा खाना पड़ता था। ये स्थिति थी। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय भी ये होगा। अच्छा, कोरोना के समय क्या था? कई लोगों को बीमारी हुई, लोग परेशान हुए, कई लोग गुजर गए, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके साथ दूसरी सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर में बैठे थे, स्वस्थ थे, बैठकर न्यूज चैनल्स देख रहे थे जिस पर केवल मरने की खबरें आ रही थी। वो देख करके कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, हल्की जो है सर्दी जुकाम जो है वो कोरोना का रूप समझ में आ गया और चीजें गड़बड़ हो गई, हाथ से निकल गई, लोग चले गए। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में सबसे पहली जरूरी बात यह है कि आपको पैनिक नहीं होना, आपको बहुत परेशान नहीं होना। आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट से लीजिए, सरकार के, या तो सरकारी न्यूज चैनल से लीजिए। बाकी न्यूज चैनल्स देखना बंद करिए। घर में भी कोई अगर लगातार न्यूज अभी जैसे देखिए जो स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, आप जाकर घर पर अलग अलग न्यूज चैनल आप खोल करके देखिए, सब पर आपको अलग अलग सूचनाएं मिलेंगी। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी, जिसको जो मिलता। अच्छा, एक चीज और है, इसके साथ ये भी समझने की जरूरत है, जागरूक नागरिक होने के नाते सही जानकारी हमारे पास पहुंचे। दूसरी बात, हमें पत्रकार नहीं बनना। ऐसा नहीं कि कुछ हमें पता चल जाए। आजकल बहुत आसानी से लोग बहुत जल्दी करते हैं ना, कुछ भी सूचना मिलती है तुरंत स्टेटस लगाते हैं।
उनको लगता है कि सबसे पहले हम बताएंगे दुनिया को कि हमको पता है। इससे बचना है। पत्रकार जो है उनको रहने दीजिए। आप सही सूचना लेकर के अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को रखिए, अपने पड़ोस को रखिए। ये चीज है। कुछ भी शेयर करने के चक्कर में कम पड़िए। और अभी तो खास करके एडवाइजरी आई हुई है कि जो जिन इलाकों में फोर्स की गर्दिश बढ़ी है, फोर्स इधर उधर आ जा रही है, उनको बाकायदे रिक्वेस्ट किया गया है कि कृपया आप लोग इसकी तस्वीर न लें, इसको स्टेटस अपडेट न करें कि फोर्स कहां से कहां जा रही है। क्योंकि आपकी एक इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी के लिए वो जान का लेना देना बन जाए। तो इससे बचना चाहिए। इवन मैं तो ये भी कहता हूं कई बार लोगों को कि लोग जब कहीं जाते हैं बाकायदे जो है स्टेटस अपडेट कर देते हैं फेसबुक पर, ट्रेवलिंग टू मुंबई, है ना, ट्रेवलिंग टू कोलकाता, बाकायदे एरोप्लेन लगा करके। मतलब आप सूचना दे रहे हैं एक साथ में कि देखो मैं घर पर नहीं हूं। आप कहीं भी जाते हैं तो बाकायदे सूचना दे देते हैं और ये बता देते हैं सबको एक साथ कि आप घर पर नहीं है। तो आप घर पर नहीं है, इसका मतलब घर पर लोग कम है या तो घर पर लोग नहीं है। तो आप सोचिए कि ऐसा करके आप अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, घर को सिक्योर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये तो बात हो गई इंफॉर्मेशन की। इस सिचुएशन में हालांकि अभी कोई एडवाइजरी आई नहीं है, अलग से अगर कुछ आएगी तो वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आपकी सूचना के लिए कुछ डूज और कुछ डोंट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। डूज का मतलब जो काम आपको करने हैं, डोंट्स का मतलब जो आपको नहीं करने। तो डूज में जो पहले नंबर पर बात है जो सरकार चाहती है कि हम आपको बताएं, वो ये है कि जब सायरन बजे, सायरन बजता है आपको अलर्ट करने के लिए, उसमें रेड अलर्ट होता है। तो जो रेड अलर्ट का सायरन बजता है वो 2 मिनट तक बजता है। और इसके लिए जो हमारे यहाँ जो 19 जिले हैं जिनके लिए टाइमिंग है, तो आप देखेंगे अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइमिंग सेट की गई है। इवन गोरखपुर के लिए भी मैंने सर्च किया तो पता चला 2-3 जगह अलग अलग समय दिखाई दे रहा था। जो ऑफिशियल नोटिस आई हुई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आज 7 मई को शाम 7 से 8 बजे तक ब्लैकआउट किया जाएगा। अब ये ब्लैकआउट क्या है? ब्लैकआउट में होता यह है कि पूरे एक पर्टिकुलर क्षेत्र की, पूरे जिले की या शहर की बिजली को गायब कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। बिजली क्यों काटी जाती है? उसका उद्देश्य होता है ब्लैकआउट करने का। ब्लैकआउट का मतलब गुप्त अंधेरा, हर जगह अंधेरा होना चाहिए। अब यहां पर कुछ समझदार लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे अब बिजली काट दी है, मेरे पास इन्वर्टर है। तो बिजली इसलिए नहीं काटी जा रही कि आप इन्वर्टर का यूज करें। अगर 7 से 8 तक की नोटिस है कि 7 से 8 तक बिजली कटेगी, तो उसमें एक आम नागरिक का कर्तव्य यह है कि अपनी तरफ से वो, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, आपको तैयार किया जा रहा है कि ब्लैकआउट के लिए आपको कैसे तैयार होना है। तो उसमें यह होता है कि बिजली जब कटेगी कहीं प्रकाश नहीं होना चाहिए। तो उसमें अगर आप कहीं से लाइट जलाते हैं तो इसका मतलब ये तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। अगर सच में ऐसा करने की बारी है और आपने लाइट जला दी तो समझिए कि आपने अपना टारगेट बनवा लिया। इसका उद्देश्य यही होता है आपको अंधेरे में रख के सुरक्षित करने का, कि किसी को पता न चले कि यहां पर आबादी है। तो ऐसे में सरकार का निर्देश ये रहता है कि जब भी ब्लैकआउट कराया जाए तो बिजली कटेगी तो सारे बल्ब ऐसे ही बुझा दिए जाएं। बिजली कटे न कटे, मतलब इन्वर्टर रहेगा तो नहीं कटेगी भाई आपकी। तो उस केस में सारी लाइट बुझा दी जाए, कोई फ्लैश न जलाया जाए। यहां तक कि शहर में जो आवागमन के लिए जो बाइक 4 व्हीलर चल रहे हैं उनको भी एक जगह खड़ा करके चुपचाप लाइट ऑफ कर देना है। यानी पूरे शहर को जितने समय के लिए कहा जाए, निर्देश दिया जाए, पूरे शहर को अंधेरे में रहना है, टॉर्च भी नहीं जलानी। अब वहां लॉजिक मत ये लगाना कि अरे लाइट तो बंद करने के लिए कहा गया, टॉर्च तो जला सकते हैं, मोबाइल की फ्लैश लाइट तो जला सकते हैं। ये नहीं करना, कुछ नहीं करना है, पूरा अंधेरा। ये होता है ब्लैकआउट। तो गोरखपुर में आज शाम को 7 से 8 ये होगा। बाकायदे इसके लिए जो है निर्देश आए हुए हैं डीएम स्तर के। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो अंधेरा कर दिया जाता है और आपको जो है उस समय सायरन बजता है, तो 2 मिनट के लिए बजता है। तो 7 से 8 में है ये। अब जब भी हो, शहर में तो सुनाई देगा ही, गांव शायद अभी तक उससे बचे रहेंगे। तो 2 मिनट का वो लगातार बजता है। बाकी सायरन अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब जब आपको अलर्ट कर, उसमें क्या होता है कि जब भी सायरन बजता है तो सबसे पहले जरूरी ये होता है
कि आप अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले जाएं। अब सुरक्षित जगह क्या है? तो उसके लिए वॉर टाइम में बाकायदे बंकर बनाया जाता है, छुपने का स्थान। तो जो डिफेंस के अधिकारी होते हैं वो बताते हैं, सूचना दे देते हैं उसकी। थोड़ा सेफ होता है बंकर। अगर बंकर नहीं है तो कई जगहों में घर जो जमीन के भीतर है, कई बार ऐसा होता है जमीन के भीतर भी रहने की व्यवस्था की जाती है, गोडाउन टाइप का कुछ अगर हो, वो थोड़ा सेफ होता है। अगर वो भी नहीं है तो ऐसा कमरा होना चाहिए जहां पर खिड़की ना हो, कम से कम चीजें वहां पहुंच पाए, साउंड कम पहुंचे, रेडिएशन अगर हो रहा है तो वो कम पहुंचे। उससे बचने के लिए बाथरूम वगैरह का भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि उसको भी यूज किया जा सकता है। मतलब उस केस में आपके घर से ज्यादा सेफ बाथरूम होता है। तो ये चीजें हैं, ये है सेफ जगह। तो जब पर इसको भी आ रहा है, जब ये सायरन बजे तो वो चीज वही है कि आपको एक है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन क्या होता है? खाली करना। तो जितने भी खाली जगह है, मतलब बाहर नहीं रहना आपको, आपको बाहर नहीं रहना, आपको सुरक्षित जगह में, ये नहीं कि बाहर घूमने लगे। अगर सायरन बजता है तो पहला काम यही है कि आपको खुद को और बाकी घर वालों को, पड़ोसियों को भी बता देना है कि आप लोग सेफ जगह में जाकर के छुप जाएं। अच्छा, वो छुपने का भी है तो वही जो आपको मंगाया गया है यहाँ पर, एक तो ये है, इसका इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, कैसे इसमें आपको कैसे आप सिर छुपा करके रहते हैं। अभी जैसे बैग मंगवाया गया है आप लोगों के लिए, तो अभी कुछ अगर आपके पास नहीं है तो एक तरीका ये है कि आप कहीं अगर कहीं आप जब भागते हैं सेफ होने के लिए, अगर आपको सर बचाना है तो क्या करेंगे? बैग से सर ढकते हुए आप भागेंगे। एक तो काम आप ये कर सकते हैं। दूसरा, ये जो टेबल है इसके नीचे आप अपने सर को बचा सकते हैं। टेबल का मतलब ये नहीं है तो बाहर रखा हुआ है, आपको समझाने के लिए। ये टेबल बाहर मैदान में रखकर उसके नीचे नहीं बैठना, घर में होना चाहिए। माने एक सेफ्टी के ऊपर दूसरी सेफ्टी आप यूज कर रहे हैं, डबल सेफ्टी यूज कर रहे हैं। और एक और ये भी होता है कि अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो उस समय शोर बहुत होता है, ब्लास्ट वगैरह अगर कहीं होता है तो शोर बहुत होता है, और ऐसे शोर में कान के पर्दे के फटने का डर होता है। तो ऐसे समय में कान को भी बचाना बहुत जरूरी है। वो कैसे किया जाएगा सब लोग बताएंगे आपको बेहतर तरीके से, शुभम सर और अरुणदेव सर। हाँ, एक और बात जो मैं कर रहा था, टूल्स की बात कर रहा था। एक तो ये हो गया कि आपको कैसे सायरन की आवाज सुन करके रिएक्ट करना है, इवैक्यूएट करना है चीजों को, जगहों को, भीतर चले जाना है। दूसरा ये है कि इमरजेंसी किट होती है। इमरजेंसी किट के लिए भी निर्देश बाकायदे आते हैं, अभी तक ऑफिशियल कोई आया नहीं है। अच्छा, इसमें भी अभी देखो ये सब बातें चल रही है ना, तो इमरजेंसी किट के लिए बाकायदे एक फेक नोटिस जारी हो गई। अभी ऑल इंडिया रेडियो पर जो है उसको वेरीफाई करके बताया गया कि ये ऐसी कोई सूचना सरकार की तरफ से, ऐसा कोई निर्देश नहीं आया, ये फेक है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि फेक इंफॉर्मेशन खूब मिलेगी। अच्छा, इमरजेंसी किट की अगर बात करें, इमरजेंसी किट क्या होती है? जिसने ट्रेनिंग ली होगी स्काउट वगैरह की उसको मालूम होगा। घर में कुछ चीजें हमेशा होनी चाहिए, और खास करके इमरजेंसी की सिचुएशन में तो बिल्कुल होना चाहिए। तो उसमें क्या है? सबसे पहले तो ये है कि आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयां हो। इंपॉर्टेंट दवाइयों का मतलब जो नॉर्मल कुछ बीमारियां परेशान करती, खास करके आप जानिए जब आप टेंशन में होते हैं, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले आपका पेट खराब होता है। ये सही है, गट जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपने महसूस किया होगा जब कोई बढ़िया एग्जाम देने जाएंगे या कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाएंगे जिसको लेके घबराहट है, तो पता चलेगा बार बार 2 नंबर जाने की बारी आ जाती है। ये होता है, और यही रीजन है कि जब आप कहीं जाते हैं तो शुभ करने के लिए आपको दही खिलाई जाती है। तो दही क्या करता है? आपके गट को थोड़ा सही रखता है। खैर, तो पेट की दवा हो गई, हल्की बुखार की दवा हो गई, जिसको जो, अच्छा कुछ लोगों के साथ है कुछ समस्याएं बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती हैं, किसी को किसी चीज की, किसी को सर दर्द ही पकड़ लेता है। तो ये जो छोटी मोटी दवाएं हैं, सर दर्द की, बुखार की, पेट की, इलेक्ट्रॉल वगैरह हो गया, है ना, ये चीजें होनी चाहिए पास में। और बेहतर तो ये हो कि
प्राथमिक उपचार के लिए जो चीजें होती है, बैंडेज वगैरह भी, वो सब भी उसमें रहे, कुछ दवाएं। तो पहली चीज दवाएं होनी चाहिए। दूसरी चीज ड्राई फूड होना चाहिए साथ में। ड्राई फूड क्या होता है? ड्राई फूड का मतलब ड्राई फ्रूट ही नहीं होता केवल, कि केवल मेवे जो है बादाम किशमिश काजू ही रहे, जिसको वो ना मिले वो क्या करे। ड्राई फूड का मतलब सूखा भोजन जो 2-4 दिन तक चल पाए। तो उसमें क्या होता है, लाई हो सकती है, चूड़ा भूज करके रख लिया, है ना, या और तमाम ऑप्शन आपको मालूम है, बिस्किट कुकीज वगैरह हो गए, नमकीन हो गई। इस तरह की चीजें स्टॉक में थोड़ा रहना चाहिए कि 2-4 दिन अगर कुछ खाने को ना मिले तो आदमी उसको खा करके जिंदा रह सके। इसके साथ में क्या है, साथ में जो है पानी भी स्टोर करके रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब अटैक वगैरह होता है तो ऐसा नहीं कि इंसानों को मारा ही जाता है, संसाधनों को रोक दिया जाता है। जैसे शहरों में खास करके जहां पर पानी की सप्लाई हो रही है तो कोशिश ये की जाती है कि सप्लाई ही रोक देते हैं सब। तो या खास करके जब ये एयर स्ट्राइक वगैरह होता है तो उसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं सब, वो खोज करके बिजली घर को उड़ाते हैं सब। बिजली घर जब उड़ेगा तो क्या होगा, पूरे के पूरे आबादी की बिजली ठप हो जाएगी। और जब बिजली ठप हो जाएगी, अभी देखो सूचना आई है कि जब कुछ ऐसे निर्देश आएंगे तो या तो रेडियो पर या तो मोबाइल पर आएंगे। अब आप ये सोचिए, जैसे रेड अलर्ट वगैरह मोबाइल पर उसका मैसेज आएगा। अब आप ये बताइए, बिजली नहीं रहेगी, मोबाइल चार्ज ही नहीं रहेगा, तो आपको अलर्ट मिलेगा कहां से? कई बार ऐसा होता है कि कहा जाता है कि सरकार जो आपको तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी टीवी वगैरह से पहुंचाएगी, तो टीवी कैसे आप देखेंगे जब बिजली नहीं रहेगी? तो ऐसे केस के लिए, इमरजेंसी केस के लिए आपके दवाओं के साथ, ड्राई फूड के साथ कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे रेडियो बैटरी से चलता है, उसमें बिजली की दिक्कत नहीं है। टॉर्च, मोबाइल आजकल क्या है, कैमरा चाहिए तो मोबाइल, टॉर्च चाहिए तो मोबाइल, कैलकुलेटर चाहिए तो मोबाइल। लेकिन ये सब के लिए मोबाइल के साथ एक पावर बैंक होना चाहिए जो कि बिजली न रहे तो उसको चार्ज कर सके। लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो सब पुरानी चीजें फिर से वापस आ जाएंगी जो बैटरी से चलती हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टॉर्च हो। रेडियो क्यों? सूचना के लिए। वही मैं कहा कि मोबाइल चलेगी तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल यूज में नहीं है, मान लो मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, तो सूचना कहां से मिलेगी? उस समय पर रेडियो काम आता है, एक साथ मास कम्युनिकेशन करने के लिए वो यूज होता है। खैर, तो ड्राई फूड हो गया, दवाएं हो गई, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, रेडियो, टॉर्च और पानी। मैंने कहा पानी का स्टॉक होना चाहिए। उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऐसे समय में बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए लोग लापरवाही करते हैं, खासकर गांव वगैरह में तो ज़्यादा होता है। हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ फेंके रहते हैं पता ही नहीं है। तो अभी का जो समय है वही जागरूकता का है कि आपका जो भी आई कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, वो सब एक जगह सही से इकट्ठा कर लीजिए। होता क्या है, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो कई बार आपको जब बाहर निकलना होता है तो कैसे फोर्स आइडेंटिफाई करेगी कि आप कौन हैं? तो ऐसे में वो लोग आपका चेहरा देख करके आपसे बात नहीं करते, आपसे आई कार्ड मांगते हैं। तो आई कार्ड जितने हैं वो सही होने चाहिए, एक जगह होने चाहिए। और इन सबके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पैसा, कैश। देखो ये काफी आयरॉनिकल है कि हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा जिन चीजों से हम दूर जाने की बात करते हैं, जब वापस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आते हैं तो वही पुरानी चीजें काम आती हैं। हमारी सरकारें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रमोट करती हैं कि कैश का लेन देन कम करिए, ऑनलाइन जितना कर सकते हैं करिए। लेकिन आप समझिए इमरजेंसी की सिचुएशन में ऑनलाइन क्या काम करेगा? ऑनलाइन काम करने के लिए मोबाइल काम करना चाहिए, नेटवर्क काम करना चाहिए। वही ध्वस्त हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? तो ऐसे सिचुएशन में आपके साथ क्या होना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आपके पास कैश होना चाहिए। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि इमरजेंसी के लिए कुछ कैश घर में रखा जाए। अब कैश रखने की उसमें रीजन ये होता है कि जब इमरजेंसी वाली स्थिति आती है तो एटीएम वगैरह बंद होते हैं। तब इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाकर के सबको बोलिए कि जाकर के पैसा निकाल के ला कर रख दीजिए, सब लोग एटीएम की लाइन में खड़े हो जाए।
ये आपको जागरूक करने के लिए है कि ये होना चाहिए। आपको जब करना है 2-4 दिन 10 दिन में तो व्यवस्था हो जानी चाहिए बाकायदे। जब एग्जैक्टली अगर पूरी तरह से इंप्लीमेंट करना होगा तो सरकार निर्देश देगी। ये सरकार का निर्देश नहीं है, मैं आपको डूज बता रहा हूं कि इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या क्या चीजें होती हैं। डोंट्स में क्या और क्या होता है? होता है कि अपने स्तर पर आप जागरूक रहें, घर वालों को करें, पड़ोसियों को करें, उनको बताएं, और साथ ही में पड़ोस स्तर से मिलकर के एक टीम बनानी चाहिए। जो लोग साथ में, आपको भी पता है आपके आसपास कौन से लोग हैं जो इमरजेंसी में मिलकर काम कर सकते हैं, कौन भगोड़े हैं जो भाग जाते हैं, तो कौन साथ मिलकर काम कर सकते हैं, उनकी एक टीम बनी होनी चाहिए हेल्प करने के लिए। तो ये चीज है, माने आपकी जागरूकता बहुत कुछ कर सकती है। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि देखो, फोर्स तो अपनी लड़ाइयां लड़ती हैं, लेकिन एक नागरिक जो है कुछ ना करे तो कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकता है। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को बचा करके, सही रख करके आप उनका काम बढ़ाएंगे तो नहीं। कोई कहीं घायल हो गया तो उसको कैसे पहुंचे, ये सब ट्रेनिंग मिलती है आपको एनसीसी या स्काउट वगैरह में। कैसे आपको उसकी हेल्प करनी है, भागना नहीं है वहां से, उसको हेल्प करके सही जगह पर कैसे पहुंचाना है, ये तमाम चीजें हैं। और कैश वगैरह की बात हो, डोंट्स की बात करें तो डोंट्स में वही है कि आपको वही अफवाहें नहीं फैलानी है, ना फैलने देना है, कोई सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है, उसको वेरीफाई कर लेना है, और बेमतलब की स्टेटस नहीं लगाने हैं, ना तो डराने वाले, और ना ही कोई सूचना कहीं से मिलती है, कोई क्लिप मिल गया तो लगा दिया, जो है पत्रकार बनने के चक्कर में, ये सब नहीं करना है। आई होप काफी कुछ कवर हो गया सर। तो एक तो ये है कि जब मॉक ड्रिल कराते हैं तो ये है कि आपको कैसे अपने आप को बचाना है। तो उसमें एक चीज आप लोग कर सकते हैं, जो लोग बैग लिए हुए हैं वो बैग लेकर के सिर पर अपने जो है वो आगे बढ़ेंगे सामने की तरफ, या उधर जाने का प्रयास करेंगे, एक वीडियो वो बन जाएगी। बाकी जो बच्चे बैग नहीं, जो बच्चे चटाई या बोरा लाए होंगे वो अपने आप को कैसे सेव करेंगे, वो जमीन पर उसको बिछा करके उस पर लेट जाएंगे, क्योंकि आप जब लेटते हैं तो काफी अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। बाकी कुछ लोग इसके नीचे आकर के अपना सिर छुपा सकते हैं। बाकी आगे का काम मैं सौंप रहा हूँ अरुण सर को। सर कुछ बातें अगर छूट गई हो तो मैं शुभम सर से निवेदन करूंगा कि उसको कवर अप कर दें।